उनको वो नारा याद दिलाता हूं, उनको उनका वो भाषण याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि जिंदा चलो। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और न सिर्फ धन साउंगी के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भी भविष्य का फैसला करना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहां किसान बड़ी तादाद में बैठा है, नौजवान बड़ी तादाद में बैठा है। मेरा सौभाग्य यह भी है कि मैं आपका खासदार हूं। मैं राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं राजेश टोपे जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने सभी समाजों को जोड़ करके अपनी बात रखी। इस दौर में ऐसे राजनेताओं की बड़ी जरूरत है। वो माइक पर खड़े थे, बोल रहे थे और मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आ रहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं आज राजेश भैया टोपे के लिए आपसे अपील करने आया हूं। और सामने बड़ी तादाद में मैंने कहा कि गांव से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, भोले भाले लोग बैठे हैं, हर समाज के लोग बैठे हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दलित, कौन ईसाई, इस भीड़ में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट से चलाएगा, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये वीर शिवाजी महाराज की भूमि है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, ये अपनी अस्मिता के लिए लड़ने वाली धरती है। ये कभी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई दिल्ली में बैठ के इसे संचालित करे। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे या गुजरात और दिल्ली के लोग चलाएंगे, इस बात का चुनाव है। धन सामग्री वालों, राजेश टोपे जी ने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं वो गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं तो आपको समझाने आया हूं और खास तौर से मेरे अपने समाज के जो लोग हैं मैं उनसे भी थोड़ी देर गुफ्तगू करने आया हूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर, एक संत सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है पेड़ के नीचे। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास, उस सोते हुए संत के पास गया और उसे देख करके जोर की लात मारी और मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ऊपर वाले की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाह से लात मारने वाले इंसान के हाथ में सौंप दी? याद करिए, कोरोना के दौरान एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को किस तरह से तोड़ा गया, लोकतंत्र को किस तरह से लूटा गया, जमहूरियत को किस तरह पामाल किया गया। इसी महाराष्ट्र में देखा कि जब आप अपनी जानों के बचाने के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां मांग रहे थे और एक इंसान जो आपका स्वास्थ्य मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर होते हुए, उसने ये नहीं पूछा कि किसका मजहब क्या है, किसकी जात क्या है, उसने ऑक्सीजन बांटा, उसने दवाइयां बांटी, अपनी जान की परवाह नहीं की।
लेकिन उसी दौरान दिल्ली में षड्यंत्र रचा जा रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को लूटा जा सके। ये जो महायुति की सरकार है वो धोखेबाजों और खोखेबाजों की सरकार है। और अब वो आपके बीच में आए हैं फिर से वोट मांगने के लिए। तो फिर आपको तो ये उनसे कह ही देना है कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। मैंने सुना है नाम भी यही है, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के आपके नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के आपके नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों को भारी है। एक ऐसा दौर जब अच्छे अच्छे बिक गए, एक ऐसा दौर जब अच्छे अच्छों ने समझौता कर लिया, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिया, तब पूरे मराठवाड़ा ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि एक इंसान जिसका नाम राजेश भैया टोपे है, उसने कहा कि मिटना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है, बिकना कबूल नहीं है। ऐसे में घनसावंगी वालों, निष्ठा का कोई मोल तो होता है, न समझौता करने का कोई मोल तो होता है, खुददारी का मोल होता है, गद्दारी का मोल नहीं होता। एक तरफ गद्दार खड़े हैं, एक तरफ खुददार खड़े हैं, एक तरफ नारा लगाने वाले लोग हैं कि कटोगे बटोगे, भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। और एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, वो क्या कह रही है कि हम आएंगे तो गारंटी दे रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देंगे। क्या कह रही है महाविकास आघाड़ी कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपया देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, मुफ्त दवाइयां देंगे और महिलाओं को बसों में टिकट नहीं कटवाना पड़ेगा, फ्री यात्राएं दी जाएंगी। हम नफरत की बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम किसानों के लिए योजनाएं लेके आने की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब महाराष्ट्र के लिए आवाज उठाई तो ये बात पार्लियामेंट में कोर्ट की थी कि 2014 में प्रधानमंत्री जी यवतमाल के दाभड़ी गांव गए थे और वहां खड़े होकर के महाराष्ट्र के किसानों को अच्छे दिन लाने का उन्होंने सपना दिखाया था। लेकिन अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं है कि उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमारी आंखों में उन 700 किसानों की शहादत है जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री से ये कहते रहे कि ये कृषि काले कानून वापस ले लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को शहीद होते देखते रहे। जब 700 जानें कुर्बान हो गई तो एक दिन उन्हें ख्याल आया कि ये कृषि कानून गलत है, इन्हें वापस ले लेना चाहिए। उन 700 किसानों की शहादत का बदला लेने का चुनाव है ये। इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे अपील कर रहा हूं। ये बड़े साजिश करने वाले लोग हैं, बड़े धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाते हैं, बातें कुछ और कहते हैं, करना कुछ और होता है। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताऊं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम से बेचना, मत बताना। इन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगाए कि पूरा देश एक बार अचरज में आ गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यहां बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई बैठे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में गांव है हाथरस, जहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार किया गया और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जबरन जला दिया गया। पूरा देश
लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा अपने नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कि वो 44 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली से जब हाथरस के लिए निकले कि हमें उस दलित परिवार से मिलना है, तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने यह कहा कि आपकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती। मैं साथ में था, मैं गवाह हूं इस बात का। राहुल गांधी जी ने कहा आप हमारी गाड़ियों के टायर रोक सकते हैं, लेकिन हमारे कदमों को नहीं रोक सकते। वो पैदल चल रहे हाथरस के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वो आपको बांटने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं वो उतने हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आपको होशियार रहना। वो तो ऐसे लोग हैं कि भाई को भाई से लड़ाते हैं। गांव में एक गुट किसी के साथ है तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे गुट को कैसे खरीद के अपने साथ किया जा सके। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, घनसावंगी वालों, मराठवाड़ा वालों, मेरी एक बात को याद रखना, घर लेके जाना इस बात को कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इस बात को याद रखना। ये बहुत शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा या किसी की तानाशाही से चलेगा। ये इस बात का चुनाव है। इसी महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से पहले साजिश करके चलती सरकार तोड़ी गई, और उसके बाद फिर सबने देखा कि सरकार तोड़ने से सुकून नहीं मिला तो शिवसेना का चुनाव निशान छीना गया। जब उन्हें उससे भी सुकून नहीं मिला तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान घड़ी छीन ली गई। लेकिन भाजपा वालों, आप ये भूल गए कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, अच्छा समय नहीं छीन सकते हो। वो अभी भी महाविकास अघाड़ी के पास है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, मैं शायरी भी सुनाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं ना, तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अचरज भरी नजरों से देखते हैं, और मैं वहां खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि मैं उनको बस उनके वादे याद दिलाता हूं। उन्होंने वादा किया था ना, नारे लगाए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो मैं उनसे कहता हूं प्रधानमंत्री जी याद है ये नारा या भूल गया? 2014 में उनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और फिर हुआ क्या? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो कहां पहुंच गया? 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार पहुंच गया। अरे भाजपा की सरकारें तो सरकारें हैं, महायुति की सरकार तो सरकार है जो फिल्में पर टैक्स फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। कफन पर टैक्स लेने वाले लोग हैं ये, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। मैं इन दिनों पूछता हूं, उनको वो नारा याद दिलाता हूं, उनको उनका वो भाषण याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? मुझे